कक्षा 6 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। गणित की कक्षा में हम कर रहे हैं पाठ पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे योग पर गुणन के वितरण की, यानी योग पर गुणन का वितरण किस प्रकार किया जाता है। इसको आसानी से समझने के लिए आपके सम्मुख एक उदाहरण है। उदाहरण में यदि आप देखें 6 गुणा 5 धन 3 एक ऐसी संख्या दी गई है, यानी 5 धन 3 कोष्टक के अंदर दिया गया है और 6 कोष्टक के बाहर है, यानी हम कह सकते हैं कि 6 को गुणा करना है 5 धन 3 से। तो 6 को गुणा करना है तो इस गुणन का वितरण किस प्रकार होगा। यह 6 इस 5 के साथ भी आएगा, बीच का चिन्ह धन है तो धन चिन्ह भी रहेगा, और 6 इस 3 के साथ भी 6 का वितरण होगा। अब ये वितरण किस प्रकार होगा, सर्वप्रथम हम लिखेंगे 6 गुणा 5, यानी 6 का वितरण इस 5 के साथ भी हुआ 6 गुणा 5। अब यहाँ धन का चिन्ह बीच में है तो धन आएगा, फिर 6 इस 3 से भी गुणा होगा, यानी 6 गुणा 3। तो 6 गुणा 5 धन 3 बराबर होगा 6 पंजे 30 धन 6 तियां 18, 30 धन 18 39। अब इस वितरण गुण का हम क्या प्रयोग करते हैं, अब बात करेंगे इस पर प्रयोग की। तो प्रयोग इसका सबसे पहले होता है कि कुछ ऐसे गुणा जिनको करने के लिए हमें लंबी प्रक्रिया करनी हो, उस प्रक्रिया को छोटा, आसान और मौखिक बनाने के लिए भी हम कई बार वितरण गुण का प्रयोग करते हैं। वितरण गुण का प्रयोग का एक उदाहरण आपके सम्मुख है। हमें 14 गुणा 34 करना है, यानी 14 को 34 से गुणा करना है। तो वितरण गुण का प्रयोग करते हैं, हम इसे आसानी से कैसे गुणा कर सकते हैं। 14 गुणा 34 हमने लिखा, इसके बाद हमने अगले लाइन में लिखा 14 गुणा 34 को हमने लिख दिया 30 धन 4, क्योंकि 30 धन 4 34 ही होता है। तो इस प्रकार हमने इसे लिख दिया। अब हम यहाँ पर वितरण गुण का प्रयोग उसके बाद करेंगे। तो सर्वप्रथम 14 गुणा 30 जो यहाँ लिखा गया है, धन 14 गुणा 4, 14 गुणा 30 धन 14 गुणा 4। अब 14 गुणा 30 चौथिया 42, एक शून्य और आ जाएगा तो 420 और चौचक्कू 56, यानी 420 में 56 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 476। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इस काम को हमने मौखिक भी कर लिया और बहुत लंबी इसमें गुणा की प्रक्रिया भी हमें अपनानी नहीं पड़ी। तो वितरण गुण का हम इस प्रकार प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे योग व गुणन के लिए तत्समक। तत्समक शब्द का अर्थ होता है कि हम किसी संख्या में क्या जोड़ें या क्या गुणा करें कि हमको वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाए, हमको वही संख्या पुनः चाहिए। तो इसका हम एक उदाहरण देंगे। अब पहले हम जोड़ के लिए देख रहे हैं, क्योंकि योग पहले लिखा है। यदि हम 11 हमने एक संख्या मान ली, उसमें शून्य जोड़ा तो 11 ही होता है। एक हमने संख्या और ली 9, उसमें भी शून्य जोड़ा तो 9 ही होता है। इसका अर्थ क्या है कि शून्य को पूर्ण संख्या से जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, यानी किसी पूर्ण संख्या में हम शून्य जोड़ दें तो वही संख्या फिर मिलती है। ऊपर ये 2 उदाहरण भी ऐसे दिए गए हैं। इसलिए हम इस कारण से हम शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के तत्समक कहते हैं। शून्य को हम पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक कहते हैं, क्योंकि शून्य को जोड़ने में वही संख्या पुनः प्राप्त होती है, इसलिए योग का तत्समक शून्य हुआ। अब हम एक गुणा की प्रक्रिया देखते हैं। जैसे हमने संख्या ली 15, 15 को 1 से गुणा किया तो 15 ही आएगा। एक संख्या और ले ली 23, 23 को 1 से गुणा किया तो भी 23 ही आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 15 को 1 से गुणा किया 15 आया, 23 को 1 से गुणा किया 23 आएगा। इस प्रकार हम कोई भी पूर्ण संख्या लें, उसको 1 से गुणा करेंगे तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। तो गुणात्मक तत्समक 1 है और योग तत्समक 0 है। तो योग तत्समक होता है 0, क्योंकि 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। गुणात्मक तत्समक 1 होता है, क्योंकि 1 से गुणा करने पर भी वही संख्या प्राप्त होती है। अब हम आएंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का इसने पहला प्रश्न दिया है, उपयुक्त क्रम लगाकर योग ज्ञात कीजिए। इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 837, 208 और 363। इसे हमें जोड़ना है। जोड़ने की एक प्रक्रिया से आप परिचित हैं, जो आपने बचपन में सीखी है, लेकिन हमको उपयुक्त क्रम में लगाकर इसको आसान करना है। अब क्रम में हम किस प्रकार लगाएंगे, यदि हम इकाई का अंक देखें 7 है और यहाँ इकाई का अंक 8 है। अगर हम 7 और 8 को जोड़ें तो 15 होता है। तो यह प्रक्रिया जोड़ की वो भी संभव है, लेकिन थोड़ा सा लंबी होगी। 8 में 3 जोड़े तो 11 होता है, इकाई का अंक 1 आया। यह प्रक्रिया भी संभव है, लेकिन लंबी होगी। यदि हम पहले और तीसरे को साथ साथ देखें, 7 में 3 जोड़े तो हमें 10 प्राप्त होते, यानी अंत में 0 हमें मिल गया। तो हमें यह प्रयास करना होता है कि इकाई के कोई ऐसी संख्याएं ले जिनके इकाई के अंकों को जोड़ के हमें 0 प्राप्त हो। तो इस प्रकार यह प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, 837 प्लस 208 प्लस 363 है। हमने 837 में पहले 363 जोड़ लिया,
उसमें फिर जो भी परिणाम आएगा उसमें 208 जोड़ लेंगे। यह है योग की सहचारिता। इस नियम पर हमने पूर्व बात कर ली थी कि 3 संख्याएं जोड़नी है, उन संख्या के क्रम को आगे पीछे भी कर दें तो कोई अंतर नहीं आता है। और हमने 837 में 363 जोड़ा तो हमें 1202 प्राप्त हुआ। इसमें 208 पुनः जोड़ा, जो अंत हमने लिखा है 1200 में 208 जोड़ने पर हमें 1408 प्राप्त हुआ। अब एक अगला प्रश्न पहले का भी दिया है, 1962 धन 453 धन 1538 धन 647। यहां भी हम वही देखेंगे कि अंत में या इकाई के अंक में कौन सी दो संख्या है, इनको जोड़ के इकाई के अंक में शून्य आता है। इकाई के अंक में शून्य आ जाए तो जोड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। यदि हम 2 के साथ 8 को लें, 8 2 10 हो जाएगा, और इस 3 के साथ इस 7 को लें, 7 और 3 पुनः 10 होगा। तो योग की सहचारिता गुण से हमने क्रम ये कर दिया। सबसे पहले 1962 के साथ हमने तीसरी संख्या यानी 538 लिख दी, और 453 जो दूसरी संख्या है उसके साथ 647 लिख दिया। अब हमने 1962 में 1538 जोड़ा तो हमें 3500 प्राप्त हुआ। यानी ये दो संख्याएं जोड़ी, 1962 और 1538 जोड़ी तो 3500 प्राप्त हुआ। अब 453 और 647 जोड़ी तो हमें 1100 प्राप्त हुआ। अब हमने 3500 में 1100 जोड़ा तो हमें 4600 प्राप्त हो गया। तो यह हमने योग की सहचारिता गुण से यह प्रश्न हमने हल कर लिया, और काफी आसानी से हल कर लिया, यानी जोड़ की संख्या थोड़ा आसान बना ली। प्रश्न संख्या 2, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी उसी प्रश्न की तरह है, लेकिन वहां योग था, यहाँ गुणनफल है। जैसे पहला प्रश्न है 2 गुणा 768 गुणा 50। यह आपकी पुस्तक का ही प्रश्न है। अब हम सीधे इस प्रश्न के हल में जाते हैं, जहां हल किया गया है वहां भी ये प्रश्न लिखे गए हैं। दूसरे का ए, 2 गुणा 1768 गुणा 50। इसमें ये हम ध्यान से देखें, यदि इस 2 को 50 से गुणा करें, 2 गुणा 50 100, और 100 के बाद गुणा करना आसान हो जाता है। तो हमने गुणा की सहचारिता नियम का पालन करा और पहली और तीसरी संख्या को एक साथ गुणा कर दिया, यानी 2 गुणा 50 कर दिया, और उसके परिणाम को 1768 से गुणा कर दिया। अब 2 गुणा 50 100 हो गया, 100 को हमने 1768 से गुणा किया, तो 1768 से 100 को गुणा करेंगे तो 1768 लिखेंगे, उसके पीछे 2 शून्य लिख दिए जाएंगे क्योंकि 100 में 2 शून्य होते हैं। तो हमारे पास संख्या क्या आई, 1,76,800। यह हमने बहुत अधिक श्रम किए बिना ही इसका क्रम बदल के हमने ये गुणा कर लिया। अब हम लेते हैं इसका दूसरे का बी, वो हमारे पास है 4 गुणा 166 गुणा 25। अब यहां भी हम सहचारिता नियम लगाएंगे गुणा का, तो 4 को 25 से एक साथ गुणा कर लेंगे, 4 गुणा 25 गुणा 166, यानी गुणन की सहचारिता नियम हमने लगा दी। गुणा में भी क्रम बदलने से कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए हमने पहले और तीसरी संख्या को एक साथ गुणा कर दिया। 4 गुणा 25 100, 100 गुणा 166, यहाँ भी 166 के पीछे 2 शून्य लगा देंगे तो 16,600 हमें प्राप्त होगा। अब हम तीसरा प्रश्न लिया 8 गुणा 291 गुणा 125। यहां भी हम 8 और 125 को एक साथ गुणा करके हमें 1000 प्राप्त होता है, और 291 को लास्ट में लिख दिया। यहाँ भी गुणन की सहचारिता नियम का हमने पालन किया। 8 गुणा 125 1000 गुणा 291, यानी 2,91,000 हमको प्राप्त हुआ। दूसरे का डी अगर हम देखें 625 गुणा 279 गुणा 16, हमने 625 और 16 को एक साथ लिया और 279 को लास्ट में लिख दिया। 625 को 16 से गुणा करेंगे तो हमें 10,000 प्राप्त हुआ, और इसको गुणा किया हमने 279 से। अब 279 लिखा, अब 10,000 के पीछे 4 शून्य है तो यहाँ 4 शून्य लगा दिए, तो हमें प्राप्त हुआ 2,89,000। ये प्राप्त हुआ हमें 27,90,000, 27,90,000 हमें प्राप्त हुआ। दूसरे का ई और एफ, ये भी ऐसे ही प्रश्न है। इन प्रश्नों को भी आप स्वयं हल कर लेंगे, जिस प्रकार के ये प्रश्न दिए गए हैं उसी प्रकार हम इस प्रश्न को भी हल कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष कार्य को आप स्वयं भी करेंगे, और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।